जब आप बिजनेसमैन बनने की सपना देखते हो तो बिजनेस का भाषा क्या है उसका नॉलेज होना चाहिए। यानी बिजनेस करना है तो ज़रूर देखना बिजनेस का भाषा क्या है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को शुरुआत कर चुके हैं या फिर शुरुआत करने वाले हैं तो फिर ये आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में आपको पैसों की ज़रूरत होगी और पैसे के लिए कभी ना कभी आपको इन्वेस्टर या फिर बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको बिजनेस का भाषा बोलना और समझना आना चाहिए। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस का भाषा जो कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, बिजनेस का भाषा बहुत कुछ होता है, परंतु सबसे पहले हम बात करेंगे डेब्ट सिंडिकेशन या फिर लोन सिंडिकेशन। क्या होता है लोन सिंडिकेशन? देखिए, जब आप दो या दो से अधिक ऋणदाता यानी जो लेंडर्स होते हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ये बैंक भी हो सकता है, कोई एनबीएफसी भी हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। दो या दो से अधिक ऋणदाता जब एक उधारकर्ता के लिए, जो लोन लेने वाले हैं, जो बोरोवर है, एक उधारकर्ता के लिए एक लोन के लिए एक साथ आते हैं। सपोज देखिए, आपको 40 करोड़ चाहिए अपने बिजनेस के लिए और आप बैंक के पास जाते हैं। बैंक आपको बोलता है कि हमारे पास इतना लिमिट नहीं है कि हम आपको 40 करोड़ दे सके, परंतु हाँ, अगर 4 बैंक मिल जाए तो हम 10-10 करोड़ करके 4 बैंक आपको 40 करोड़ दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिंडिकेशन। यानी सिंडिकेशन तब बनाए जाते हैं जब किसी एक बैंक के लिए आपका अमाउंट बहुत अधिक होता है। तो सिंडिकेशन का अर्थ क्या होता है? सिंडिकेशन का अर्थ होता है गठबंधन, जोड़, यानी 3-4 बैंक मिलके आपको पैसा देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं लोन सिंडिकेशन। और इसका उपयोग देखिए नॉर्मली बड़ी रकम के लिए किया जाता है, जब एक ही ऋणदाता के द्वारा उधार नहीं दिया जा सकता है। यानी किसी एक बैंक के लिए अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा लगता है तो फिर एज ए बिजनेसमैन आप लोन सिंडिकेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। अब देखिए, बिजनेस का एक भाषा होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। ये कोलैटरल का अर्थ क्या होता है? कोलैटरल का अर्थ होता है बंधक। यानी जब कोई ऋणदाता किसी भी लोन के लिए सिक्योरिटी रूप में जो स्वीकार करता है, ये हो सकता है आपका कोई गोल्ड, कार या फिर कोई ज़मीन का कागजात, कोई घर का कागजात, उसके बदले में वो आपको पैसा देते हैं। यानी कोलैटरल का अर्थ होता है ऋणदाता को दी गई कोई चीज़। यानी पैसे के लिए देखिए आपको कोलैटरल यानी कुछ ना कुछ बंधक देना होता है। और नॉर्मली ये आप गांव में देखे होंगे, जब गांव में किसी को पैसों की ज़रूरत होती है और किसी के पास पैसे के लिए जाते हैं तो वो लोग बंधक मांगते हैं, कोलैटरल मांगते हैं। और गाँव में तो ज़्यादातर लोग गोल्ड दे के ही पैसा लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप उनका पैसा नहीं दे सकते हैं तो फिर वो गोल्ड अपने पास रख लेते हैं या फिर गोल्ड को बेच के अपना पैसा रिकवरी कर लेते हैं। परंतु ध्यान रहे, जब आप कोलैटरल लेके जाएंगे किसी भी लोन के लिए तो आपका कोलैटरल वैल्यू हमेशा लोन अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज मान के चलिए आप किसी बैंक को अप्रोच कर रहे हैं 2 लाख लोन के लिए और उसके लिए आप कोलैटरल दे रहे हैं अपना ज़मीन का कागजात, तो फिर आपका ज़मीन का वैल्यू लोन अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। यानी 3-4 लाख ऐसा होना चाहिए, तब जाके बैंक आपको आसानी से लोन दे देंगे। अब देखिए, बिजनेस का एक और भाषा होता है कॉस्ट ऑफ कैरी। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैरी? देखिए, सपोज आप किसी भी बिजनेस में हैं और आप अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेच दिया, परंतु कस्टमर से अभी पैसा आना बाकी है, कस्टमर आपको पैसा नहीं दिया, परंतु सप्लायर से जो आपने माल लिया और कस्टमर को बेचा, वो सप्लायर को तो पेमेंट देना है। और सप्लायर को पेमेंट देने के लिए कभी कभी लोन पे पैसा लेना पड़ता है और लोन पे आपने पैसा लिया तो फिर उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। अब देखिए, कस्टमर से पैसा आ जाना चाहिए था परंतु कस्टमर से पैसा नहीं आया और आपने लोन पे अपना सप्लायर को पैसा दे दिया और इंटरेस्ट आप चुका रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान होता है। तो ये जो नुकसान है ना, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। अब देखिए, बिजनेस में एक और भाषा होता है इक्विटी। ये आप अक्सर सुने होंगे इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। सपोज मान के चलिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आप अकेले उसमें मालिक है, तो फिर 100% इक्विटी आपका है, यानी 100% हिस्सेदारी आपका है। जब आप कहते हो कि किसी को 50% आपने इक्विटी दे दिया, यानी आप बराबर का पार्टनरशिप दे दिया, यानी 50% मालिक आप और 50% मालिक वो होते हैं। या फिर अगर आप कहते हो किसी को 10% इक्विटी दे दिया, यानी 90% मालिक आप और 10% मालिक वो होते हैं। सपोज मान लो 4 दोस्त मिलकर 80 लाख इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी को शुरू कर रहे हैं, जिसमें 4 लोग बराबर पैसा लगा रहे हैं, यानी हर एक 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
तो इक्विटी भी देखिए हर एक को 25-25% इक्विटी मिलेंगे, समान इक्विटी मिलेंगे, यानी 100% हिस्सेदारी में हर एक को समान हिस्सेदारी मिलेंगे। अब देखिए अगर इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होता है तो इक्विटी भी ऊपर नीचे होगा। सपोज मान के चलिए 4 दोस्त ए बी सी डी, ए ने इन्वेस्ट किया 8 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया 16 लाख, सी ने इन्वेस्ट किया 48 लाख और डी ने इन्वेस्ट किया 8 लाख। तो हिस्सेदारी किसका कितना होगा देखिए, यानी इक्विटी किसको कितना मिलेगा देखिए। ए का इक्विटी होगा 10%, बी का इक्विटी होगा 20%, सी का इक्विटी होगा 60% और डी का इक्विटी होगा 10%। अब देखिए इक्विटी कब दी जाती है, देखिए जब आपको मदद की ज़रूरत होती है, आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है और साथ में पैसों की ज़रूरत होती है। सपोज मान के चलिए आपको सेल्स और मार्केटिंग में ऐसा बंदा चाहिए जिनके पास एक्सपर्टीज हो और साथ में वो पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर आप ऐसा टेक्नोलॉजी का बंदा ढूंढ रहे हैं जिनके पास एक्सपर्टीज भी है और वो पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है। यानी देखिए जो काम आपको नहीं आता है उसमें उनके पास एक्सपर्टीज है, वो आपको मदद कर सकता है, तो मदद भी मिल जाएगा, नॉलेज भी मिल जाएगा और साथ में वो आपका बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है, तब दी जाती है इक्विटी। अब देखिए बिजनेस का एक भाषा होता है मार्जिन और आरओआई। आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए मार्जिन जो है ना, हर एक बिजनेसमैन को अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मार्जिन पता होना चाहिए। यह आप कैसे पता करेंगे, देखिए सपोज मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट को खरीदा 80 रुपया में और आप उसको बेच रहे हैं 100 रुपया में, यानी आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 20 रुपया। अब देखिए बिजनेस को चलाने के लिए आपका ओवरहेड कॉस्ट मान के चलिए 10 रुपया, तो फिर एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा 10 रुपया। तो फिर मार्जिन को आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100 आपका मार्जिन निकल के आएगा। इसको प्रॉफिट ऑन सेल भी कहते हैं। ऐसे ही होता है प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जिसको कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आरओआई क्या होता है देखिए, मैंने कितना इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। यानी इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने 100 का सामान बेचा और उसमें आपको 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 रुपया आपको मार्जिन मिल रहा है। इसमें आपको मार्जिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए सपोज आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि XYZ कंपनी है जिनका सालाना टर्नओवर है 1,60 लाख और प्रोडक्ट एक्सपेंसेस है 72%, यानी करीब करीब 1,15 लाख, और उनको बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस एक्सपेंसेस है 21%, यानी मान के चलिए 34 लाख। तो ये सारे खर्चे निकालने के बाद बिजनेस में जो मार्जिन बचता है वो है केवल 7%। तो फिर आप बोलेंगे इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद 100 में सिर्फ 7 रुपया लेके जा रहे हैं। परंतु देखिए जब आप आरओआई को देखते हैं ना, स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर मार्जिन को भूल जाइए। आप ये देखिए कि आपने कितना निवेश किया और उस निवेश पे आपको कितना मुनाफा मिल रहा है। यानी आप ये देखिए XYZ कंपनी का निवेश कितना है और आरओआई कितना है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको कितना मिल रहा है। देखिए सालाना 11 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए उनको 30 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो फिर आरओआई कितना होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, यानी 37% इनका आरओआई निकल के आ रहा है। तो आप सोचो 30 लाख इन्वेस्टमेंट करके 1 साल के भीतर इनको 37% रिटर्न आ रहा है, महीने का 3% रिटर्न आ रहा है। यानी कभी कभी ना बिजनेस को आपको ऐसे इवैल्यूएट करना चाहिए, मार्जिन के बेसिस पे नहीं, आरओआई के बेसिस पे इवैल्यूएट करना चाहिए, खास करके अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस का भाषा मैंने आपको बताया। ऐसे ही और भी बिजनेस का भाषा बहुत कुछ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी बना दूंगा। परंतु देखिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी आपको लर्निंग हुआ, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।